बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब लोग आपसे खुश होते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। कौमी असम्बली तहलील, अबूरी हुकूमत के लिए मशावरत शुरू। मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू होगी। आइंदा निगरान सेटअप क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद क़य्यूम साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाही साहब, आपका भी शुक्रिया। निगरान सेटअप अब क्या आ रहा है खालिद क़य्यूम साहब, और यहाँ पर बात करें, कौमी असम्बली अब तहलील हो गई है और 16 महीने की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? देखिए कि ये पाकिस्तान की 15वीं असम्बली थी आज, जो अपनी मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हुई है। और सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत इसको डिज़ाल्व कर दिया है। और इसमें अब असम्बली और काबीना तहलील हो चुकी है। ताहम शहबाज शरीफ साहब निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे। और इसके साथ ही जो आइन का आर्टिकल 224A है, उसके तहत निगरान जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तकर्री के लिए मुशावरत का जो अमल है अब वो भी शुरू हो चुका है। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइनी जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत का जो अमल है अब वो शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी मुशावरत कर रहे हैं। और इस हवाले से कई जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी समेत, MQM समेत, उनकी तरफ से भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए बाज़ नाम वज़ीर आज़म को पेश किए गए हैं। लेकिन इज्तमाही तौर पर इत्तेहादी जमातों की जो चंद रोज़ पहले एक मीटिंग हुई है, उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म कारकर्दगी कैसे देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया जी। 16 महीने की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, इसने ये 15 माह 28 रोज़ जो है वो कायम रही है। और इस दौरान इस मुख्तसर अरसे में जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसने अगर आप मुआवजा करना चाहें तो PTI के 4 साल दौरे हुकूमत से ज़्यादा इस हुकूमत ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में परफॉर्म किया है। और इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पिछली हुकूमत का पैदा किया हुआ चैलेंज था, बहरान जो है वो माशी बहरान और ख़ास तौर पर डिफ़ॉल्ट के जो ख़तरात हैं वो मंडला रहे थे जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो इस हुकूमत ने बड़ी कामयाबी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बड़ी दिन रात मेहनत के बायस इस मुल्क को पहले तो डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़िया साहब, खालिद साहब के मुताबिक जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 16 महीने की हम कारकर्दगी को देखते हैं। और जब हम बात कुछ दुरुस्त भी दिखाई देती है कि जब PDM इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की खबरें थी, और ये फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट होने से बचाना, फिर IMF से जो है वो लोन मिलना, कैसे देख रहे हैं आप? उमर, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो आलमी इदारे हैं और जो मुबस्सरीन हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो इदारे और मुबस्सरीन हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि ये 16 महीने इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर एक खासा टफ़ टाइम था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान एक मसाइल में घिरा हुआ था, उसमें से उस मसाइल को निकालने के लिए जो कोशिश की गई है वो सबसे बेहतर है। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो कि इंटरनेशनल इदारे भी रिपोर्ट करते रहे, कि FATF की जो ग्रे लिस्ट से जो है ये निकले, जो इक़दाम किए गए, और ना सिर्फ इक़दाम किए गए बल्कि उसके ऊपर मुसलसल उस तरह से जो मैकेनिज़्म बनाया था उसके ऊपर कायम रहे, जिसकी वजह से एक बेहतरी आई।
फिर जो अब आपने जिक्र किया कि IMF से लोन मिल गया, गो के लोन मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, जिसका शहबाज खुद शरीफ प्राइम साहब ने, मिनिस्टर वज़ीर ने आज़म साहब ने भी कहा कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था कुछ ऐसी पॉलिसियों की वजह से जिसके बायस हुकूमत को और अवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। तो गो के उनका ये अभी एक है, अज़म तो है कि ये अल्लाह करे आखिरी लोन हो, लेकिन देखते हैं कि वो कितने इस अज़म तक जो है वो कायम रहते हैं। और इसी तरह जो एक और जो बड़ी बात हुई कि जब पाकिस्तान को ने जो अपने मुआशी अहदाफ हासिल किए, तो जो दुनिया भर के आलमी इदारे उनमें जो क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई, उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। इसके अलावा पाकिस्तान जब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी, उस सबसे बड़ा जो मसला आया था वो सैलाब का था। 1/3 जो एरिया था पाकिस्तान का सैलाब का था, और ज़ाहिर पाकिस्तान को अपने अखराजात की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। दुनिया से इमदाद नहीं मिल रही थी क्योंकि दुनिया भर में कोविड की एक लहर चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें वादे तो बहुत सारे किए गए, लेकिन उस हिसाब से पैसे मिले नहीं। लेकिन जो दोस्त ममालिक थे, ख़ास तौर पे चाइना हो गया, UAE है, सऊदी अरब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। इवन जो है वो बाकी जो ममालिक हैं, तुर्की है, मलेशिया, इवन अमेरिका ने भी जितनी वो सपोर्ट करते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक बुरहानों में से निकालने की जो है वो उन्होंने कोशिश की, जिसके असरात जो अभी देख रहे हैं। लेकिन साथ कुछ जो मुबस्सरीन है, जैसे कल मज़हर अब्बास साहब से हमारी बात हुई, सिर्फ इम्तियाज़ आलम साहब से, वो इस इत्तेहादी हुकूमत के तकरीबन 16 माह को बहुत अच्छा गिनते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो इन्होंने उजलत में जो कानून साजी की है वो भी उसके ऊपर कदरे वो तशवीश रखते हैं कि उजरत में कानून साजी मसला नहीं, असल मसला सिर्फ कंटेंट का है कि किस कदर तेज़ी से ये चले हैं, जिसके आने वाले दिनों में बकौल उनके जो है वो काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, और खालिद कयूम साहब ये भी बात करें, अगर हम देखें तो कि फैटफ से की ग्रेड लिस्ट से नाम निकल जाना खालिद साहब, और इस सारी सिचुएशन में देखें कि फिर IMF से लोन मिलना, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल बात की कि वो इतनी अच्छी बात नहीं, लेकिन इस सारे सिनेरियो को देखें, एक बीमार हो जाए शख्स तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, यहाँ तो मईशत को तबाह कर दी। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने, उसका पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान एज ए रियासत जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ लेन देन अपना मुख्तलिफ शोबों में, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, उसमें बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो ये जो दूसरे मुल्क हैं वो भी फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इस फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तब वो पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनके साथ वो मुआहदे करते हैं, क्योंकि एक आलमी पाबंदियाँ लग जाती हैं जब आप ग्रे लिस्ट में रहते हैं या ग्रे से खुदा न खास्ता ब्लैक की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ आलमी कवानीन है, कुछ SOPs है, उसके तहत वो मुल्क उसमें वो घिर जाता है, जिससे जो तिजारत है वो सबसे पहले मुतासिर होती है। और ज़ाहिर पाकिस्तान चूँकि एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, इस हुकूमत ने बड़ी कोशिश भी की कि उन मसाइल से निकाला जाए। उन्होंने गो के वक्त कम था, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब काम करते रहे, पहले वो शहबाज स्पीड थे और अब तो वो कौमी असम्बली में चले गए, तो पहले वो खादिम पाकिस्तान थे, अब खादिम पंजाब थे, खादिम पाकिस्तान हो गए, तो बड़ी तेज़ी से उन्होंने काम किया। यही वजह है कि उन्होंने जब जितने भी इंटरनेशनल जो वज़रा आज़म और सदूर से उनसे मुलाकातें की, और उनको ये इंश्योर कराया कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे, उनको एक एतमाद दिया, तो पाकिस्तान भी उसी तरह से मसाइल से निकलेगा। और यही वजह है कि अब काफ़ी हद तक जो है वो इसमें बेहतरी भी आई है। जी बिल्कुल। अली सईद साहब, खालिद साहब के मुताबिक जो है वो IMF से जो एक तो एग्रीमेंट और फिर डिफ़ॉल्ट होने से बचना, वो इस हुकूमत की अचीवमेंट थी। ज़िया साहब के मुताबिक ग्रे लिस्ट से निकलना जो है वो अचीवमेंट थी। बात यह है कि ये 16 महीने बहुत जो है कलील अरसा था, कम अरसा था। बिल्कुल उमर भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंतहाई कलील अरसा था। जब इत्तेहादी जमातों ने इस मुल्क का भागदौड़ संभाली तो उस वक्त बहुत सारे बैरूनी मसाइल भी थे, लेकिन अंदरूनी जो मसाइल थे वो ज़्यादा गंभीर थे, और दोस्त ममालिक भी नाराज़ थे। दोस्त ममालिक भी नाराज़ किए गए थे, नाराज थे नहीं, आपने खुद नाराज़ किए थे अपनी पॉलिसियों के मुताबिक। आपको हमेशा जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ से प्रेशर होता है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से प्रेशर होता है, लेकिन इस दफ़ा जो हमें चीज़ देखने में मिली वो बिल्कुल अजीब थी कि आपके जो अपने घर के लोग थे वो आपसे ज़्यादा आपके साथ दूसरे जो बैरूनी मसाइल थे उनसे ज़्यादा ही अंदरूनी मसाइल का सामना था। किसी जगह पे ख़त लिखा जा रहा था कि इनको सपोर्ट ना किया जाए, किसी जगह पे सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा था, किसी जगह पे ज़हन साजी की जा रही थी कि इस मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं, इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाएं, फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं, और फिर जिस तरह खड़े भी हुए, और फिर ये एक एपिसोड नहीं हुआ। ज़िया भाई, उमर साहब, आज भी एक खबर शाया हुई अखबारात में कि बरतानिया का एक शहर है ब्रेडफोर्ड, वहाँ पर जो कौंसल जनरल वहाँ पर जो है एक जो PTI के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी
झंडा उतार कर वहां पर जो है वो पीटीआई का झंडा लहराया। अब ये तो ये कितना ज़हन अफसोसनाक- साजी ये की तो गई। साई साहब और जिया साहब ने, और हम वहां पे रिपोर्ट करते रहे 9 मई को देखा। हाँ, तो यही ज़हन साजी की गई ना। ये एक तो 9 मई वाला वाक़या हुआ है कि इससे पहले मेरा ख्याल है वो एक एहतजाज हुआ था 25 मई 25 मार्च को, जो वो भी हम राना सनाउल्ला साहब ने- वो भी हम कवर करते रहे, और उसमें हमने देखा कि किस तरह जो चीज़ों को कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह इक़्तिदार जो है वो मुझे मुझे मिल जाए। वापस मिल जाए। सही। अब ये भी इंतज़ार नहीं किया, फिर आपने अपनी पॉलिसी भी नहीं देखी कि मुझे, मेरे जैसे जो बिल्कुल एक छोटा आदमी है उसको ये पता है कि अगर आपने सियासी अमल का हिस्सा बनना है तो आपको लचक रखनी पड़ेगी, सही। अपने रवैये में लचक रखनी पड़ेगी, अपनी पार्टी के जो आपकी लीडरशिप है उसको बुला के बैठ के फैसले करना पड़ेंगे कि किस तरह सियासी रवैया रख के आपने अपना मुस्तकबिल बनाना सही है। साहब, आप जेल लेकिन- को कवर करते हैं, बड़े बेहतरीन रिपोर्टर, वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि लाहौर में तो नंबर 1 रिपोर्टर हैं आप जेल के। सही साहब, लाहौर में मैं लाहौर, हाँ, मैं ओवरऑल पंजाब की बात करता हूँ। अटक जेल के मामला को अटक जेल के, मैं उसी पर आ जेल की कोई बात इनसे पूछ के देख लें। नहीं, जेल की, वो क्योंकि इनसाइड स्टोरीज, हाँ, मैं तो खुद इस चीज का अब एसओपी लॉज ऐसे कि सारी बात जेल की बता नहीं हाँ सकते। हाँ हाँ मैं उसी पर आ रहा था कि मैं तो खुद गवाह भी हूँ कि साई साहब की कितनी ग्रिप है जेल वाली बीट पर। लेकिन साई साहब जो गिरफ्तार हैं, जो दूसरों के एसी उतरवाने की बात करते थे, अमेरिका जैसे मुल्क में भी जाके कहते थे, मैं वहां पे कोई पाकिस्तान की बात की जाए, कहते थे मैं मियां नवाज शरीफ साहब का एसी उतरवा दूंगा, मैं यूं कर दूं। अब उनका अपना क्या हाल है? उमर भाई, एक बात है, अल्लाह ताला को तकब्बर तो बिल्कुल ये सही, पसंद नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े आदमी हों, सही। चाहे आप छोटे आदमी हैं, तकब्बर अल्लाह ताला को नहीं पसंद। मैं जिस दिन ये अरेस्ट हुए हैं पीटीआई के चेयरमैन, उस दिन मैं इनका कुदरती वो वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें वो खड़े हो कह रहे थे कि मैं जाके एसी उतरवा रहा हूँ, मैं जाके टीवी बिल्कुल उतरवा रहा हूँ। आप जेल मैनुअल के मुताबिक उतरवा ही नहीं सकते, चाहे आप वज़ीर आज़म। भाई मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया है, नवाज शरीफ वो एक्सेप्शनल केस है जिसको एसी मिला था, और वो किसी उनकी जेल तबीयत वालों ने खराब कोई हुई, वो फिर जेल वालों ने कोई मराहत नहीं उसमें दी या किसी और ने, वो आपका जो जिन्ना हॉस्पिटल का 9 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जी, हमने मेडिकल cover किया। बोर्ड था, उसने रिकमेंड किया था। उसके बाद वो एसी लगा और वो मुसलसल लगा रहा। 1-2 दिन उसमें ख़राब हुआ तो उसके बाद उसको रिप्लेस और किया वहाँ गया। पे आपको याद है साई साहब, क्योंकि जब मुलाकात के लिए ज़िया साहब और खालिद साहब हम जाते थे, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बाहर लोड शेडिंग हो रही है, तो सब ने हैरानगी से कहा, उसको राना सनाउल्ला साहब वगैरह मुलाकात, हमने कहा बाहर तो लोड शेडिंग कोई नहीं है। तो जान के कोट लखपत में जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पर कैद थे, तो 8-8 घंटे 12-12 घंटे शदीद गर्मी में ज़िया साहब। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें होती मेडिकल हैं। बोर्ड में बड़े एक रावलपिंडी के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी शामिल हाँ थे। जी, उसमें वो भी शामिल थे। फिर अडयाला भी रहे ना, अडयाला के बाद जब कोट लखपत जेल शिफ्ट हुए तो बाकायदा तौर पे एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ पे, यानी मेडिकल पूरा टीम। सियासी इंतकामी कार्रवाई तब अरे तक उसमें ये- एक और चीज़ भी है ना जी कि अब जो मैंने देखा है कि रवायती सियासतदान है या जितने लोग भी हम कवर करते हैं वो ऐसे विक्टी का निशान बनाते हैं। आपकी तो आंखें बंद हुई थी इस तरह, ऐसे जैसे बंदा पता नहीं क्या हो रहा है किसी को। और जब ये जेल पहुंचे हैं और अभी तक हालात ये हैं कि हम इतने नारे भी उनके लिए मारते रहे, सड़कें ब्लॉक करते रहे। जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्टर बिल्कुल यही है ना, ये हम पब्लिक आवाम की बात कर लेते हैं जिनको आप जिनकी सड़कों- जहनसाजी की गई, जहनसाजी की गई। फ्यूचर और जिस तबाह तरह किए मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरा एक कज़न है, वो कहता है कि पीटीआई ने और कुछ नहीं दिया, एक बदतमीज घर में जरूर दिया है, जो बच्चों को जिस तरह इन्होंने ये जहनसाजी की है। बड़ी, ये वैसे अफसोस की और बात इंतहाई है। अफसोस की बात है। अफसोस। तो वो जब अब तक की जो मैंने रात तकरीबन 7 बजे तक बात हुई है, उनकी फैमिली ने अभी तक रब्ता नहीं किया मुलाकात के लिए। इंतहाई अफसोस की बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हाँ जी, उनकी फैमिली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फैमिली ने अभी तक तक रब्ता नहीं किया मुलाकात के लिए। चेयरमैन तहरीक ये सबसे बड़ी, मैं खुद हैरानी से पूछा है और रोज़ाना की बुनियाद पर पूछा है जेल हुकाम से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अभी तक वो 5 नंबर नहीं दिए जिन पे वो हफ्ते में 4 दफ़ा कॉल कर सकते हैं 20-20 मिनट। पहले हफ्ते में 1 दफ़ा होता था, फिर 2 दफ़ा हुई, और अब 4 दफ़ा 20 मिनट आप 5 नंबर में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी तक उनकी जानब से ये 5 नंबर नहीं दिए गए। ठीक, तो ये किस तरह का लगाव है? अगर एक बंदे की अपने घर वालों के साथ अटैचमेंट नहीं है और घर वालों की उनके साथ अटैचमेंट नहीं है, तो वो मुल्क के लिए क्या करेंगे? वो आप आपकी देखें बाकी जितने भी लोग हैं वो फैमिली मैन, आप मुलाकातों की मिसालें कायम हैं। और देखें सियासी लोगों को मिलने के लिए जितने उनके वर्कर्स हैं वो तो इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे हाजिरी लगवाएं कि मैं जी आपके लिए आया हूँ, मुझे टिकट चाहिए। आपकी मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें मुझे याद है, आपको रश याद लगा है होता किस था। तरह लाइनें लगी होती थी, और सिफारिश, एक मैं जेल के आपको आपकी सिफारिश करवा बाहर, देता। एक जेल के बाहर लाइन लगी होती थी, एक आईजी जेल के दफ्तर और में एक लाइन होम लगी, सेक्रेटरी के पास एक होम सेक्रेटरी और आईजी जेल के दफ्तर में लाइन लगी होती थी।
लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, मैं आईजीए जेल के दफ्तर रोजाना जा रहा हूँ, अभी तक मैंने एक बंदा भी नहीं देखा जिसने आगे कहा कि हमारी मुलाकात करवा दो। फैमिली मेंबर्स ने भी निकला, फैमिली ये मेंबर तीसरी से दफा रब्ता ही repeat नहीं किया। तो वो एक डे मुकर्रर, मुलाकात का डे मुकर्रर होना होता है, तो उसको मैं डेली पूछता हूँ, वो कहते हैं भाई कोई आएगा तो दिन मुकर्रर होगा ना। अभी तक किसी ने, ये अफसोस की बात है, और ये मेरे लिए तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, किसी ने ना खुद वो किसी से रब्ता करना चाह रहे। आप खूनी रिश्तों के 5 मोबाइल नंबर दे सकते हैं या लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं, इवन बैरून मुल्क जो लोग हैं उनके नंबर दे सकते हैं जिसके बारे में आप दावा करते रहे। बिल्कुल दावा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक है। ये मेरा नहीं, वो ख्याल सर आपने जो मकाफाते अमल है। और यहाँ पे तो शहबाज गिल साहब जाया करते थे जेल में, और जाके डायरेक्शंस दे के आया करते थे, फिर देखा करते थे कि क्या किया अभी तक मियाँ साहब के लिए। तो भाई अल्लाह ताला घर से खाना सिस्टम ले बनाया है। जाने पे ना पाबंदी लगवा दी थी मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज साहब की, मुझे साहब याद। पे पाबंदी लगाई हुई थी। ये तो बाद में मेरा ख्याल है मेडिकल बोर्ड की जानब से कहा गया, तो फिर इनको खाना घर का आना शुरू हुआ। लेकिन ये मकाफाते अमल है। देखें किस तरह दुनिया बदलती है, किस तरह चीज़ें बदलती हैं, किस तरह आप वहाँ पे तकरीर करके आ रहे थे कि मैं एसी उतरवाता हूँ, मैं टीवी निकलवाता हूँ वहाँ से, आज खुद आप उसी बैरक में बैठे हुए हैं। और शुक्र करें भी आपको अटक किले में नहीं भिजवाया गया। अच्छा, वो ज्यादा वो है वहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, वहाँ पे तो सिर्फ कहते हैं कि मुगलों का दौर की जेल है। तानवी दौर का। हाँ, तो वो कहते हैं उसमें एक फांसी घाट भी है, और उसमें एक जो जहाँ पे नवाज शरीफ को पहली जब मुशर्रफ दौर में रखा गया था, तो कहते हैं वो बहुत खौफनाक इलाका है, वहाँ पे सिर्फ वही जाते हैं जो कभी किसी को बहुत ज़्यादा खौफ दिलवाना हो। कोई चांस है वहाँ पे भिजवाने का वैसे? नहीं, यहाँ पे डरे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या इनको भिजवाया आपका कहना है? जो जिस बंदे की यहाँ पे हालत अबतर हो रही है, उसने वहाँ क्या लेने जाना। नहीं, तो वैसे लेकिन ये है कि बड़ी ज्यादती ये है साहिब साहब की मैं वो कि आपने किस तरह लोगों की जहन साजी की, किस तरह आपने फौजी अमलाक पे हमले करवाए, GHQ तक लोगों को पहुंचाया, फिर इनकलाब लाने की बात। कौन सा इनकलाब लेके आ रहे थे आप से मुआशी इनकलाब लेके आते, आप अपनी कोई ऐसी पॉलिसीज हमें देते कि यहाँ पे आपके जो दावे थे हेल्थ को बेहतर करूँगा, एजुकेशन को बेहतर करूँगा, उस पर तो आपने फोकस नहीं किया। और जब मैं भी कवर करता था साहिब साहब, तो यही हम ये होता सारे चारों सहाफ़ी बैठे, जो हमारे साथ सलूक किया जाता रहा, सहाफ़ियों को जो इस्तेहसाल किया जाता रहा, वो आपको हाँ, भाई वो आपको पता है प्रोग्राम कई दफ़ा तो चलता रुक जाता था, कई दफ़ा चलने से पहले रुक जाता था, फिर वो सिलेक्टेड जर्नलिस्ट होते थे जो वहाँ पे जाते थे, और फिर वो अब तो बिल्कुल वो पार्टी का हिस्सा बन गए। मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ कि चौई साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, ज़िया भाई बड़े सीनियर हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, हम सारा दिन लेग वर्क करते हैं, हमें एक पेपर बड़ी मुश्किल से मिलता है। सही। तो ये जो बड़े बड़े दानश्वर थे, रात को 10-10 किताबें रख के बैठे होते थे, सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, और फिर वो किसी के साथ 10 गार्ड चल रहे हैं, किसी के साथ 5 गार्ड चल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इवन के एक बड़ा नाम है, उसके भाई ने कहा कि मेरे साथ 16 FC के गार्ड हैं। मैं समझ गया जिसकी आप बात कर तो रहे आप हैं। ये बताएं कि अब रोने की क्या बात है, जब आप आपने तो सारे पार्टी मजे बने, लिए हैं और फिर आप उनके साथ खड़े हैं, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, जो जर्नलिस्ट है उसको तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेरा नहीं ख्याल ज़िया भाई को या चौई साहब के साथ कभी कोई गनमैन गया हो। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा की कल सब ही काबीना के अरकान ने तारीफ़ की कि सबके पास एक एक मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन इन्होंने जो है वो सबको रिप्रेजेंट करना था, और बड़े बेहतरीन अंदाज में इन 16 महीने में रिप्रेजेंट किया। देखिए, उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में जो साबका वफाकी जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने साबिक जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी जो इस 16 माह में जो कारकर्दगी रही है, उस हवाले से उनको खराज तहसीन पेश किया। और उसके साथ फिर हमने देखा कि जनाब तारक बशीर चीमा साहब, शाजिया मरी, मौलाना असद मदनी और दीगर जो इत्तेहादी जमातों के वज़रा हैं, वो तो पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने बात की। तो उस तरह तमाम जो कबीना के अरकान हैं, उन्होंने मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने ना सिर्फ अपनी वजारत के अंदर काम किया, बड़े बेहतरीन ना अंदाज सिर्फ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो 16 माह की कारकर्दगी है उसको हाईलाइट किया, बल्कि तमाम वजारतों के अंदर जो है उनकी आपको एक कारकर्दगी जो है वो नजर आएगी। बल्कि इससे भी बढ़कर अगर आप देखें तो सहाफ़ियों ने जिस तरह उनकी खिदमात का
इतराफ किया। ये जो पैमरा का जो ऑर्डिनेंस जो बिल है, तरमीमी बिल 2023, जो कल ही मुतफिका तौर मंजूर हुआ है, पर कौमी असम्बली से भी पास हुआ सही, और फिर सेनेट से भी पास हुआ। सही, और इस हवाले से पूरा जो मीडिया है, मीडिया मालकान हो, CPNE हो, APNS हो, PFUJ हो, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन हो, वर्किंग जर्नलिस्ट हो, तमाम लोग जो हैं, मीडिया इंडस्ट्री जो है, वो पूरी तरह इस बिल की मंजूरी के लिए जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं उनके साथ खड़े नजर आए। और आज अगर आप अखबारात देखें, तमाम उर्दू और इंग्लिश अखबारात में आज ये जो तंजीमें हैं मीडिया की, उनको उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं, उनकी तरफ से इश्तहारात जो हैं बिल्कुल शुक्रिया के लिए जो हैं वो शाया किए गए। बिल्कुल। और इसमें देखिए ये सबसे बड़ा जो इस बिल के जरिए इकदाम हुआ है कि अब जो है वो कोई चलता प्रोग्राम जो है वो टीवी चैनल्स पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इससे भी बढ़कर जो काम हुआ है वो कि वो सहाफियों को, मीडिया कारकुनान की जो है वो उनकी तनख्वाहों की अदायगी का एक निज़ाम जो है वो वज़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ज़िया साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को क्योंकि आप भी कवर करते रहे और हम भी उनको कवर भी करते रहे, बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जो है वो एक तरफ तो जो है वो तमाम 16 वजारतों पर उनको जो है उनकी तारीफ़ की गई, और दूसरी जाने उनका एक रिपोर्टर्स के साथ भी अगर हम बात करें तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने उनका भी शुक्रिया किया। अगरचे सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बिल जो है वो जो पास करवाया गया, इसके ज़रिए तनख्वाहें भी मिल सकेंगी और मीडिया वर्कर्स की, जिसकी हम रिस्पेक्ट की बात करते थे, अब वो मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्होंने जो कोशिशें की है कि जितने भी सहाफ़ी हैं उनका इलाज मुआवजा जो है ना वो हो सकेगा। और देखें कि ये जो तारीफ़ हुई, अब इस वक्त तो वो खैर अब वो साबिक वज़ीर हो गई हैं, लेकिन ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इत्तेहादियों ने एक दूसरे की तारीफ़ की। अमूमी तौर पे जो सियासी जमातें, जो कि इनके अपने अपने नज़रिए होते हैं, अपना अपना वोटर है, तो एक दूसरे को ये तारीफ़ नहीं करते, तो एक बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह असम्बली की मुद्दत का पास होना, पूरा होना, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो एक वेल कनेक्टेड रहती थी सहाफ़ियों के साथ, खा वो लाहौर के हों, कराची के हों, इस्लामाबाद के हों, किसी की जगह, यानी कि हमें रिपोर्टर्स के साथ हमें कई मरतबा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते थे, तो हम उनको टेक्स्ट करते थे। समटाइम वो मसरूफियत के बाइस जवाब नहीं भी दे पाती थी, लेकिन बाद में वो रिस्पॉन्स करती थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छी रिवायत है कि इस तरह से बिल का पास होना। इससे पहले भी माजी में पीका ऑर्डिनेंस एक्ट लाने की कोशिश की गई थी, उसकी कुछ शिक के ऊपर एतराज़ था, तो पाकिस्तान भर की जो सहाफ़ी तंजीमें थी उन्होंने उसके ऊपर जो है वो अपने एहतजाज शुरू कर दिए, कॉलम नवीसों ने अपने कॉलम्स में लिखना शुरू कर दिया था। साबका हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी जो मुबस्सिरीन थे पाकिस्तान में और जो बड़े नाम हैं, उन सब ने ही उनके खिलाफ अपने अपने लेवल पे जो आवाज़ उठाई थी। तो इसको वो बेहतर गर्दानते हैं, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर इसमें मजीद बेहतरी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। और भाई सियासी लोग हैं ना, वो सियासी फैसले करते हैं और ये जज्बाती लोग थे, जज्बाती फैसले करते थे। इनके जो स्पोक्स पर्सन थे वो देखें ना, कभी साल कोई टिक रहा है, कोई 6 माह टिक रहा है, कोई 15 दिन बाद किसको हटा रहे हैं, कोई बदतमीजी। सही सर, एक जो अच्छी बात ये है, मुझे याद है मैंने पहली खबर जब दी तो जेल के हवाले से, तो इनके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने जेल में रात गए, विजिट कर लिया। और अनफॉर्चुनेटली की बात कर रहे हो? नहीं, ये तब पंजाब के स्पोक्स पर्सन थे, तो अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता था कि रात गए जाके इन्होंने सारे वायरलेस सेट ले लिए, अब दहशत गर्दों की बैरक्स तक चले गए। तो वो खबर मैंने ब्रेक की, तो उस पर मेरा भी बीपर हो रहा था, तो साथ फयाज़ुल हसन चौहान साहब का भी था। और फयाज साहब की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे थी जैसे डिक्टेटर है। हम इकट्ठे हमने जो वो देखे वो इतनी इस तरह बदतमीजी के साथ इस तरह बात बातें कर रहे थे जैसे डिक्टेटर है, वो बात ही नहीं करना चाह रहे, और इनका लेवल ही अजीब सा था, ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने इनके करतूतों की सज़ा दी है इनको। और आज ये जितने लोग जिस तरह कर रहे हैं, ना इनके पास कोई किसी भी वजारत में मेरा नहीं ख्याल कोई मुस्तकिल मिजाजी रही है, इसलिए ना चलने। बड़े थे शहबाज गिल, वो खालिद साहब को याद होगा, खालिद कितने कभी फरदौस कमाल साहब आ जाती थी, कभी शिबली फराज साहब आ जाते थे, कभी फवाद चौधरी साहब आ जाते थे, लेकिन सर शहबाज गिल साहब आ जाते, सबसे बिल्कुल ऐसे। बहरहाल आप कैसे देखते हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान भी है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की कारकर्दगी को, क्योंकि साई साहब उनका एक रिपोर्टर्स के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा, सबके साथ सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ की बात करते, तो ये जो बिल पास हुआ ये उनका क्रेडिट है। और उन्होंने तमाम, जिस तरह बात हो रही थी कि PFUJ और अमेंड सारी और सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद में लेकर जो है ये फिर उसके बाद ये बिल पास करवाया। उमर भाई देखें, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है,
आप बहुत थोड़े लोगों को देखते हैं जो टीवी पे आते हैं या जिनके कॉलम छपते हैं, और बहुत थोड़े वो जो नाउन लोग होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेस क्लब जाते हैं या आप अदारों के अंदर जाते हैं तो आपकी 95% से ज़्यादा जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी का शिकार होती है। तनख्वाहें उस तरह नहीं होती, इलाज मुआवजा उनके करवाना लिए मुश्किल ये होता उन्होंने है। बड़ा नेकी का तो काम ये किया। बड़ा नेकी का काम है। मैं उस दिन भी देख रहा था कि जब आए थे तो बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया था कि आपके सेहत कार्ड बनेंगे और हर जगह से उसका इलाज मुआवजा हो सकेगा। जर्नलिस्ट के लिए जो भी उन्होंने किया है बड़ा ज़बरदस्त किया है। हम तो बड़े अरसा दराज से देख रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो हर तरह से वैसे भी सपोर्ट हो रहे होते हैं हर जगह से, उनको तो मुख्तलिफ फंड्स वैसे ही मिल रहे होते हैं। तो जो गरीब जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा किया। एक तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, दूसरा उनका इलाज मुआवजा होगा और दीगर चीज़ें भी बेहतर हुई हैं। बाकी हम बड़ा दुआ गो हैं कि जो निगरान सेटअप है वो इसी तरह का है जिस तरह का पंजाब में है। मोहसिन नकवी की जैसा आपने देखा जिस तरह वो काम कर रहे हैं पंजाब में, मसरूफियत बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं वो हमारी अभी देखिए साहिब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अभी वो 2 रोजा दौरा करके आए हैं। उसके बाद उन्होंने फौरन मीटिंग का और सुबह 3:30 बजे वो वापस आए हैं और कल ही उन्होंने आते ही जो है वो कबीना का इजलास किया और उसका एजेंडा पता है कितना था, 49 पॉइंट एजेंडा था। इतना बड़ा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जश्न आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव।
पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद मार्ज़ वजूद में आया है। उन कुर्बानियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी का महीना है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारीखदान डॉक्टर महबूब हुसैन साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ गुलकारा सायरा ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जिस तरह जिक्र किया कि बड़ी बहुत कुर्बानियों के बाद जो है वो ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। ट्रेनें जो आई उसमें देखा कि किस तरीके से जो है वो लुटे पुटे काफिले थे। आज भी वो तस्वीर जब देखते हैं तो एहसास होता है कि कितनी मुश्किल से जो है वो ये पाकिस्तान पाक सरजमीन हमें हासिल हुई है। जी, कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। सही। ये तो हम आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं जब बिल्कुल अनाउंस हो चुका था कि पाकिस्तान बन गया और दुनिया के नक्शे पर 2 आज़ाद रियासतें वजूद में आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले की तारीख देखें, जंग आज़ादी से अगर हम आगाज़ करें तो देखें कि उस जंग के बाद जो अरसा हयात मुसलमानों पर तंग कर दिया गया, उनको ज़िंदा रहने का हक़ एक तरह से छीन लिया गया और सारा बलवा जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी गई और मुसलमान बहसीयत कौम मुजरम बना दिए गए। और उसकी वजह शायद ये थी कि इनसे इक़्तिदार छीना था अंग्रेज़ ने और वो समझते थे कि मुसलमान यही दोबारा इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, उनको बगैर मुकदमों के मार दिया गया और इस तरह कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं जाने देते थे। मुलाजमतों का इश्तिहार देते वक्त नोट लिख दिया जाता था कि मुसलमान जो हैं वो इसकी दरख्वास्त नहीं दे सकते, अहल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। जाहिर है कि फिर मुसलमानों के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें उठी जिन्होंने इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, इनको सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी। और सबसे पहला नाम तो सर सैयद अहमद खान का है। सही। उन्होंने अपनी एक तहरीक का आगाज़ किया और आप जानते हैं कि उनकी तहरीक का जो मुहर्रिक था, जो क्रक्स ऑफ द मैटर था, वो यही था कि आप सियासत से किनारा कशी कर लें और अपनी जो तवज्जो है, डिवोशन है, वो एजुकेशन की तरफ रखें। सही। और जब आप इस काबिल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, तो फिर उस तरफ आएँ। तो आप देखें कि सर सैयद के इंतकाल तक मुसलमान इस मशवरे पर कारबंद रहे। सही। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसे हालात वाक़यात सियासी तौर पर अनफोल्ड होना शुरू हुए कि मुसलमान अगर आप खुद सियासत से दूर रहते तो सियासत उनके पास आ रही थी। सही। मुस्लिम लीग बनी 20वीं सदी के आगाज़ में, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और फिर मुस्लिम लीग के इस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों ने, जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अपनी उस स्ट्रगल का आगाज़ किया जिसका फिर अल्टीमेट नतीजा 14 अगस्त 1947 की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़ी एक स्ट्रगल से आया। और सायरा, अगर हम इस हवाले से बात करें तो आज हमें वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी देखें तो इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो मुसलमान हैं, वो आज भी उनको आज़ादी नहीं मिली। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज जो भी हम सेलिब्रेशंस करते हैं और ख़ास वो आर्टिस्ट हैं, अपने आर्ट को लेके करते हैं, वो पेंटर है, वो एक स्टूडेंट बच्चा है जो स्कूल गोइंग है, वो पेरेंट्स हैं, मैं समझती हूँ कि ये इसी नेमत का शुक्राना है। और हम जितना भी शुक्र अदा करें, हम उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सर ने बात की, कितनी ज़्यादा मुसीबतें, कितने ज़्यादा मामलात, और हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो उसमें हम यकीन नहीं कर सकते कि इतने जो मामला, जो डिस्टर्बेंस थी और जो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, उसमें एक आज़ाद मुल्क में रहना जिसका नाम पाकिस्तान है और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना और मुस्लिम कम्युनिटी का अपने तरीके से अपने मज़हब को लेके चलना, इट्स अ वेरी ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और डॉक्टर साहब, हम जब यहाँ पे बात करते हैं, मैं आज़ादी की अहमियत के हवाले से इसलिए बात भी ज़रूरी समझते हैं कि अब हमें तकरीबन जो है वो 75-76 साल हो गए आज़ाद हुए। ठीक है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, वो वाला पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने अचीवर्स के हवाले से बात करें तो बहुत से शोबों में हमने अपना आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आप मनवाया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम जहाँ भी हैं, जिस शोबे से भी हैं, हमें पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल जी, हम अगस्त का महीना है और आज 10 अगस्त है और शायद हमारे नाज़रीन में से बहुत कम जानते होंगे कि आज 10 अगस्त पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का जन्मदिन भी है। अच्छा सही। तो 10 अगस्त से हमने अपने पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ किया और कायदे आज़म का जिक्र आपने किया, तो 11 अगस्त को उन्होंने उस विजन का इजहार किया जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि कैसा पाकिस्तान होगा। उन्होंने अपनी 11 अगस्त की शोरा फाक तकरीर में, जो कि उन्होंने फ्लोर पर की, असम्बली के फ्लोर पर हाउस से मुखातब होते हुए कहा कि अब आप आज़ाद हैं,
इस सेंस में आज़ाद हैं कि आप अब ये आपका- मजहब की बुनियाद पर अकलियत नहीं है, आप अब सही। एक आज़ाद मुल्क के शहरी बिल्कुल, हैं, सही। अब आप पाकिस्तानी हैं। सही। इस वेलफेयर स्टेट में अब आप आज़ाद हैं अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। जी। आप आज़ाद हैं स्टेट का जो मिशन है, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए। सही तो वो गोल क्या था? एक फलाही रियासत का क़याम। सही अगरचे हमें उस मंजिल तक पहुंचने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसके बावजूद हमें बेनेवलेंट एस्पेक्ट देखना चाहिए, हमने सही। क्या अचीव किया। सही। अभी आपने जिक्र किया हिंदुस्तान के मुसलमानों का, आज वो किस हाल में रह रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कितना अचीव किया। आप देख लें कि हम एटमी ताकत बन गए, स्पोर्ट्स के मैदान में हमने हर शोबे में वर्ल्ड अपना चैंपियन मनवा बने, लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में सर्व पूरी कर दुनिया रहे में हैं, नंबर 1 माने हमारे आईटी एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में हैं। तो ये हमारे फनकार अब हमारे जो है, फनकार हर जी जी पूरी फनकार, मतलब जो भी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह, रखते हैं लोग, हाँ। पाकिस्तानियों में अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतें भी दी गई हैं। बिल्कुल। इसलिए कि ये एक ऐसी जरखेज मिट्टी है, यहाँ पर बहुत टैलेंट है। जी। इससे पहले की अगर बात करें तो जब एंशिएंट इंडिया में इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस बेसिन सिविलाइजेशन, ये दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन, हमें उसको भी ऑन करना चाहिए। सही तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने इन 75-76 वर्षों में बहुत कुछ अचीव किया, और कौमों की जिंदगी में ये अब 76 से जो लेकिन सर पाकिस्तान ऐसे इतनी आसानी से नहीं बना, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जी। मैं जिन ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, या मैं उन लोगों के हवाले से अगर हम आज भी सिर्फ सोचें कि सिर्फ हिजरत के दौरान उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, पूरा का पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया। देखें, ये तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था, और इंसानी तारीख की एक बहुत बड़ी हिजरत थी। ये छोटी हिजरत नहीं थी कि मिलियंस के अंदर लोग जो हैं वो मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब की तरफ आ रहे हैं, और फिर इधर से उधर की और लोगों को शहीद कर और लोगों को शहीद कर दिया गया। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आप वो किताबें पढ़ें, मिशन विद द माउंटबेटन, कैम्बल जॉनसन की किताब है, और इसी तरह की बहुत सारी सर किताबें। कौन कौन सी किताबें नाजरीन को भी हमें पढ़नी चाहिए? देखें, उस दौर के हालात वाक़यात के हवाले से मुअर्रिख़ीन ने बहुत कुछ लिखा है। सर जिस किताब का मैंने जिक्र किया, वो लिखते हैं कि जिना जब कराची से लाहौर आए रिफ्यूजी सेटलमेंट के लिए, तो वो लगभग 60-65 साल के मालूम होते थे, लेकिन यहाँ जब उन्होंने हालात देखे, परेशानी, दुख, कत्ल गारत, अफसोस, तो वो कहते हैं 80 साल के लगना शुरू हो गए, इतने उनके असरात हुए। तो ये हालात थे कि उधर से जिंदा लोग बैठते थे ट्रेन में, जब शहीद कर दिया आती थी यहाँ पर रास्ते में उनको, तो वो खून आलूद और वो डेड बॉडीज निकलती थी। और इसी तरह किसी का बच्चा छीन गया, किसी की बहन, किसी का भाई, तो ये बहुत बड़ा इंसान। ये शायद अगर सिर्फ हम सोचें, सिर्फ ये सोचें, आज मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये अपने पर महसूस करना चाहिए। अगर हमने जश्न आज़ादी का असल मतलब समझना, तो हमें महसूस करना चाहिए कि चाहे जो हमारे करीबी वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारी औलाद है, दोस्त हैं, अगर हम उनको कोई शहीद कर दे तो क्या हमारे उस वक्त हालात होंगे। और उस वक्त जुल्म की जो है वो एक दास्तानें हैं वहाँ पर। जी, बहुत जुल्म की दास्तानें और इंतहा थी जुल्म की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब अभी आज के नौजवान को ये समझना चाहिए, जी, जो शहदा शहीद होते हैं, और बेशक वो हमारी फौज में से हो, हमारी पुलिस में से हो, आप ये देखें कि मैं तो बीइंग आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इस मामले में मेरे ख्याल से सारी उम्मत मुस्लिमा ही सेंसिटिव है। जब मैं 6 सितंबर को या 14 अगस्त को किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करती हूँ ना, और उस जज्बे से कि बीइंग पाकिस्तानी, और मैं उन ऑडियंस में बैठे उन फैमिली के मेंबर्स के जब चेहरे देखती हूँ ना, जिनके शहीद हो चुके हैं, वो भाई है या बेटा है या हस्बैंड है, तो वो जो एक तकलीफ़ जो उनको फील हो रही होती है ना, वो हमें परफॉर्म करते हुए फील हो रहा होता है कि आप उस चीज़ को जब फील करते हैं ना, या आप ये सोच लें कि किसी का कोई भी रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो या दोस्त भी हो, तो वो जब जाता है तो उसकी कुर्बानियों के, अपने बुजुर्ग थे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, सबका उन कुर्बानियों के बाद ही पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान हुआ, और जिसमें आज हम बड़े आज़ाद मुल्क में बड़ी आज़ादी से सांस ले रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये वाकई सिर्फ उन लोगों की वजह से नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में या देखने में या करने में मेहनत की, बल्कि ये मुझे लगता है कि सिर्फ कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हम आज मुल्क में पाकिस्तान कुर्बानियों के बाद है। सिर्फ नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जो आज़ादी है ये साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। सही। अब ये इस तरह हमें प्लेट पे रखकर आज़ादी नहीं मिली, इस आज़ादी की नेमत की कदर करनी चाहिए, और कदर का सबसे बेहतरीन जो है कि अपने अपने डिसिप्लिन पैदा करें। नौजवान नस्ल जो है वो जो कायद का फरमान था उसको फॉलो करे, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना रोल प्ले करे। वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब यही था कि एक वेलफेयर प्रोग्रेसिव स्टेट का,
कि जिसमें तमाम लोगों को यकसा हकूक़ हासिल होंगे। अगर मैं उस्ताद हूँ तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर, अगर आप मीडिया पर्सन हैं, एंकर हैं, तो आपकी उस तरह ये एक्टर हैं, तो यानी कि जिस जिस शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं अपनी उस जिम्मेदारी को महसूस करें, और ये जिम्मेदारी है, यही हमें आज़ादी की कदर करें। आने वाली नस्लों को या जो मौजूदा हैं उनको किस तरीके से इस चीज़ का मज़ीद एहसास, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें मज़ीद एहसास होना चाहिए। आप एक टीचर भी, आप हमारे लिए रहनुमा भी हैं, आप ही से हम, आप जैसे लोग हम पढ़ के निकलते हैं। बीइंग हिस्टोरियन तो मैं ये समझूंगा कि हमें अपनी तारीख का इदराक होना चाहिए। सही। जिंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख की कदर करती हैं, उससे सबक सीखती हैं, और उस सबक को सीख कर अपने हाल को बेहतर करती हैं और फिर मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करती हैं। सही। तारीख की एक मॉडर्न डेफिनेशन यही है कि ये दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द पास्ट, दिस इज द लेसन ऑफ द प्रेजेंट एंड व्यू ऑफ द फ्यूचर। ठीक। तो हमें अपना अगर रास्ता बनाना है तो देखना कि माजी में हमने क्या गलतियां की, क्या हमारी खूबियां थी, क्या खामियां थी, उनसे सबक सीखकर हमें आगे बढ़ना है। सही। तो मैं ये बतौर मौरख या बतौर तारीखदान यही कहूँगा कि अपनी तारीख से सबक सीखें, उससे अपनी इस्लाह करें और फिर आगे बढ़ें। सही, बिल्कुल। आप क्या समझती हैं सायरा कि नौजवानों के लिए क्या मैसेज किस तरीके से देंगे वो? ये मैसेज बहुत अच्छा दिया सर ने, और मैं इसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे आज की बच्चों की कम्युनिटी है, स्कूल की या कॉलेज की, तो काफ़ी लोग, क्योंकि बीइंग अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ, म्यूज़िक टीचर हूँ, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों से हमने सुनने को ये मिला है कि हम क्या थी हिस्ट्री, हमें नहीं पता, हम जानते नहीं या कौन से बुक्स। तो मैं समझती हूँ कि मीडिया का रोल एक ऐसा है जिसने हर टाइम पे आपको हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक आपको उस एनवायरनमेंट से, आपको उन डिटेल से आपको वाकिफ़ रखा है। तो जो हमारे नए नौजवान हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अखबार से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख़ को पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और आप तारीख़ को पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आपको सारी डिटेल हिस्ट्री की पता होगी, तो ही आप मवाजना कर सकते हैं कि हमें 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, या बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपने पाकिस्तान का मुल्क का नाम कैसे रोशन करना है और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि हमें अपनी जो बेहंगम हजूम है ना, उससे निकलकर एक कौम बनना होगा। सही। ये आज़ादी नहीं है कि आप सड़कों पर निकलकर वो विसल बजाएं, ट्रैफिक रोकें, वो छोटे बाजे वो करें और इस तरह हंगामा बलवा करें। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप एक डिसिप्लिन्ड कौम की हैसियत से अपना रोल प्ले करें। इस आज़ादी की नेमत का जो है वो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से। अब आप कंपेयर करें कश्मीरी मुसलमानों को, आप देख लें सर, बिल्कुल बहुत सही मिसाल दी। ठीक है, वहां पर वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी ये एक्टर हैं इंडिया में, जो उनके बड़े एक्टर हैं वो मुसलमान हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? सर, उनके क्रिकेटर्स मजबूर होते हैं कि अगर जो मुसलमान क्रिकेटर्स हैं वो जान के यहाँ की कोई बुराई करें ताकि वो अपने आप को मुसलमान, अपना मुहिब्बे वतन वहाँ का साबित कर सकें। ये नहीं कि कहने का मतलब यही है कि आज़ादी की नेमत की कदर करनी चाहिए, और कदर का बेहतरीन है कि अल्लाह ताला का एक तो शुक्र अदा करें, और दूसरा अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करें, रूल्स को, कवानीन को, डिसिप्लिन को, आइन को फॉलो करें। कि हमने अगर ऐसी कौमों की साथ में शामिल होना है जो तरक्की याफ्ता है, तो तरक्की के लिए गुजरात इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, अलीगढ़ समेत जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबादी है, किस हाल में वो लोग रह रहे हैं। सिर्फ अगर आप इसको हम सिर्फ रिसर्च कर लें, अब तो नेट का दौर है, अब तो सब अवेलेबल होती हैं चीज़ें, सब चीज़ें आप देखें ना। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार किया, उनका कितना बड़ा हम लोगों पर एहसान है। हमें आज उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। अब कायदे आज़म की बात की तो कायदे आज़म की अगर आप उनका अपने करैक्टर को स्टडी कर लें कि उनके मुखालफिन उनके बारे में लिखते हैं कि उनको परचेज नहीं किया जाता था, वो सेलेबल नहीं थे, वो खौफजदा नहीं होते थे। और खौफजदा क्यों नहीं होते थे? कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, और उनको अपने इस ऑब्जेक्टिव से पीछे हटाने की कोशिश की गई। आखिरी दिनों में कहा गया जी आप गवर्नर जनरल ना बने, मुश्तरका गवर्नर जनरल ले लें। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल है वो नॉन पाकिस्तानी है, नॉन मुस्लिम है। तो हमने फिर आज़ादी कहाँ हासिल की, और बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी इस हिस्ट्री को, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़कर हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जब बात हो रही थी कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़ब करना चाहिए कि ये सोशल मीडिया अपनी जगह पर, लेकिन बस कर दे सर सोशल मीडिया एक हद तक अगर उसको पॉजिटिव वे में ले लें सर। जी हाँ। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो मीडिया का अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्लैमराइज तो करे चीजों को, लेकिन हकायक को सामने रखते हुए अपनी हिस्ट्री नौजवान नस्ल को बताए। सोशल मीडिया से जो बदतमीजी का कल्चर माजरत के साथ जो साबिक हुकूमत करती रही, वो कोई अच्छी चीजों को भी तो प्रमोट करना चाहिए। जी जी, वो एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली जनरेशन हम एक तैयार की है कि उसको अब थोड़ा सा रिपेयर करने में हमें वक्त लगेगा, कि जो ये बगैर सोचे कमेंट, बगैर सोचे फॉरवर्ड कर देना,
इतनी शेयर कर आज़ादी देना। किस तरीके से हासिल हुई है, क्या उनके बड़ों ने हमारे सबके बड़ों ने दिए। मैं चाहता हूँ कि वो देखें, वो वीडियोस देखें, वो आज भी तस्वीर देखें, वो पढ़ें, वो कहानियां थोड़ी, वो तो हकीकत है, वो शहादत है। वो देखें कि लोगों ने, अब माओ ने, बेटियों ने कुओं में छलांगे लगा दी। सर वो सिर्फ सोच के खौफ आता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और इस आज़ादी की नेमत की कदर जाहिर है कि अवेयरनेस से ही हो सकती है, वरना तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि हमें मतलब इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई। साहिरा, पहले बड़े मिली नगमे जो है वो इस मौके के हवाले से जो होते थे, अभी भी होते, इसके हवाले से कोई स्पेशली आप लोग, क्योंकि आपको टीचर भी है सिंगिंग, मैं समझती हूँ कि अभी तक मैंने भी जितने मिली नगमे परफॉर्म किए हैं या हमने उसको रीडू किया है, तो उसमें मेरे ख्याल से पीटीवी के उस खूबसूरत एरा में जो मिली नगमे कंपोज हो गए हैं और जो रिकॉर्ड हो गए हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे अभी तक नए आर्टिस्ट भी और हमसे पहले भी जो सीनियर हैं उसी को रीमेक कर रहे हैं। और वो एक ऐसे रजिस्टर हो गई कॉम्पोजिशन जो लोगों के जहनों से अभी तक निकल नहीं पा रही। मिली नगमे की कोई नई कॉम्पोजिशन एकदम आपके सोशल लाइफ में हिट होना उसका और लोगों पे असर करना, वो बहुत कम देखने में आया। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, कि जब मिली नगमे की धुन बजती है तो आपके अंदर भी एक धुन बजना शुरू हो जाती है। इस तरह सर बंदे में जज्बा आ जाता है। अभी तक वो जो मिली नगमे है ना, वो अभी तक एवरग्रीन है। और मैं समझती हूँ लोग अभी तक, आप कहीं भी किसी जो डेकोरेशन हुई होती हैं, आप किसी भी तारीखी इमारत पे चले जाएं, आपको मैडम का वही रोशन मेरी आंखों में मिलेगा, सुनने को लिए दिल दिल पाकिस्तान मिलेगा। और जुग जुग बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब हुसैन साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया साहिरा ताहिर साहब आपका। लेकिन आपसे मैं प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ। जी जी। और नाजरीन, प्रोग्राम क्योंकि जश्न आज़ादी के हवाले से हमने डिस्कशन किया, तो साहिरा ताहिर साहिबा का मौके की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जाते जाते कोई एक मिली नगमा सुना दें। मुझे इजाज़त दें, लेकिन मिली नगमे की हम रिक्वेस्ट करेंगे साहिरा ताहिर। थैंक यू। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुल रंग फजाओं में तुझसे ही उजियारा है। तेरा एक ज़रा, तेरा एक ज़रा है किरण हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए